हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक से आए जेई मेन 25 के जनवरी सेशन के सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। इस टॉपिक्स में 3 चैप्टर्स को एक साथ मैंने कवर किया है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स और न्यूक्लियाई। इसके साथ आप ध्यान देंगे इन चैप्टर्स को एक कॉन्टिन्यूटी में रिवाइज करते हुए केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके साथ केमिकल काइनेटिक्स, इनको भी आप साथ में रिवाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर ओवरलैप करते हैं। तो अगर इसमें वेटेज की बात की जाए तो आप नोट करेंगे कि हर पेपर में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर में से कम एक क्वेश्चन आया था, और 2 पेपर्स ऐसे थे, 24 जनवरी का इवनिंग का और 29 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट, जहाँ पर 2 क्वेश्चन भी आए हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर किसी भी शिफ्ट में सम करेंगे तो टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। जिस शिफ्ट में डुअल नेचर से 2 क्वेश्चंस आए थे, उन शिफ्ट्स में एटम्स और न्यूक्लियाई से कुछ नहीं पूछा गया था, और बाकी जहाँ पर डुअल नेचर से एक क्वेश्चन आया है हर पेपर में, उसके अलावा एक क्वेश्चन एटम्स या न्यूक्लियाई चैप्टर में से आया है। तो 2 पेपर्स आप देख सकते हैं जहाँ एटम्स चैप्टर में से आया है, फिर 2 पेपर्स में न्यूक्लियाई चैप्टर से आया है, सो ऑन। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, कवर करने में काफ़ी कम टाइम लगता है, काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से आते हैं। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से अगर मैं डिस्कशन करूं, यहाँ पर ये स्नैपशॉट मैंने लिया है जेई मेन के ऑफिशियल सिलेबस का। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में 2 ही मेन टॉपिक हैं। एक तो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पर हम लाइट का मैटर बिहेवियर देखते हैं, जिसमें उसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, और दूसरा मैटर को हम वेव्स की तरह जब ट्रीट करते हैं तो वो डिस्कशन हमें करना होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो डिस्कशन है शुरू में, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हमने लाइट का पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व किया, और उसके बाद हर्ट्स और लेनार्ड्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिनकी ऑब्जर्वेशंस को टेक्स्ट बुक में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, और किस तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज़ को वेरी करा के उन्होंने और चीज़ों को देखा था, उनके वेरिएशन को। तो वो सारे ग्राफ्स जो हैं वो भी आपको रिवाइज करने हैं। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे। तो डुअल नेचर में से टोटल 12 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट में से थे। उसके बाद इन सभी ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके जो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन का एप्लीकेशन भी 4 बार पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए, अलग अलग टर्म्स को अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है उसमें, जैसे कि आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, आप जो वर्क फंक्शन है मेटल का उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड सो ऑन। तो एक्सप्रेशंस आपको मालूम होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन से जो ग्राफ बनता है उसका एनालिसिस भी आपको कवर करना है। फिर इस चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है जिसमें मैटर वेव्स को हम बात करते हैं, तो वहाँ पर डी ब्रॉगली रिलेशन जो है उसका एप्लीकेशन 4 क्वेश्चंस में पूछा गया था। अब एटम्स और न्यूक्लियाई चैप्टर का जो सिलेबस है एक साथ मेंशन किया गया है ऑफिशियल सिलेबस में, और आपने देखा भी है इन दोनों चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आता है, किसी भी एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन एक पेपर में आएगा। तो उसमें जो बोहर मॉडल है उसका कवरेज ज़्यादा था। बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो सेकंड पोस्टुलेट है खासकर, और उन दोनों पोस्टुलेट्स को जो पहले 2 हैं उनको कंबाइन करके कुछ एक्सप्रेशंस डिराइव किए गए हैं, जैसे nth ऑर्बिट का रेडियस, वेलोसिटी, वेरिएशन का फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ रिलेशंस हैं, उनसे जुड़े हुए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशंस होते हैं, उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी के डिफरेंस होते हैं या वेवलेंथ का एमिशन होता है, वो पर्टिकुलर रिजल्ट से एसोसिएटेड 2 क्वेश्चन आए थे। न्यूक्लियाई चैप्टर में से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो टॉपिक है उसमें से इस बार एक क्वेश्चन आया है। उसके अलावा मास डिफेक्ट या मास एनर्जी रिलेशन का कोई क्वेश्चन, जो E=mc² इक्वेशन, उसका क्वेश्चन नहीं आया था। इसके साथ आप नोट करेंगे कि यहाँ पर सिलेबस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के डिस्कशन के बाद सीधा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की बात की गई है। इनके बीच में आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिखा नहीं गया है, वो है रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके में भी 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है, जहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज करके हमने इक्वेशंस बना रखी हैं कि टाइम के साथ साथ किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के कितने पार्टिकल्स बचते हैं, तो उससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन आया था।
और रेडियो एक्टिव डिके के टाइप्स भी आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किए गए हैं, जैसे अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके एंड सो ऑन। तो बीटा माइनस डिके से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन इस पेपर में आया था। तो इस तरीके से ये जो सभी 12 क्वेश्चंस डुअल नेचर में से और 8 क्वेश्चंस एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में से आए हुए हैं, 7 या 8 क्वेश्चंस से, तो उनका एनालिसिस मैंने आपके साथ कर दिया है। इसके आगे इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 मैं सॉल्व करूंगा। The work functions of cesium and lithium metals are 1.9 electron volt and 2.5 electron volt respectively. तो यहाँ पर सीशियम मेटल के लिए वर्क फंक्शन 5CS जो है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और लिथियम के केस में वर्क फंक्शन की वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दी गई है। If we incident a light of wavelength 550 नैनोमीटर, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा आई जो है वो 550 नैनोमीटर हमें दी हुई है on these two metal surfaces, then the photoelectric effect is possible for the case of. इन दोनों मेटल्स के ऊपर अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक कर रही है तो कौन से केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाएगा और कौन से में नहीं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो इंसिडेंट लाइट के फोटोन की एनर्जी अगर हम सॉल्व करते हैं EI, जिसके लिए हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं hc बाय लैम्डा, तो EI की वैल्यू अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ हमें दी हुई है, इससे हम इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी निकालेंगे और उसको वर्क फंक्शन की वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि वो ज्यादा है या कम। तो बारी बारी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसको हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर का फॉर्मूला। तो इंसिडेंट लाइट की अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में पता है तो 1240 को वेवलेंथ की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे और उससे हमारा एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधा आ जाता है। तो ये H और C जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके साथ अगर हम SI यूनिट से इस EV की यूनिट में कन्वर्जन का फैक्टर याद कर लें डायरेक्टली, तो हम 1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशंस हमें करनी है। इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो गिवन हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी 1240 डिवाइडेड बाय 550, जो वेवलेंथ हमें ऑलरेडी दे रखी थी। ऊपर नीचे एक जीरो की टर्म कैंसिल कर देंगे, फर्दर 124 की टर्म को हमें 55 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 55 का डबल जो है वो 110 होता है, हमारे पास 14 रिमाइंडर बचेगा। डेसिमल लगा देंगे, 140 की टर्म आ जाएगी, दोबारा 2 की टर्म आती है 110, इस बार 30 रिमाइंडर बचता है। डेसिमल लग चुका है तो एक और जीरो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और फर्दर इसके आगे अगर हम 5 की टर्म यूज करते हैं तो 55 इंटू 5 की टर्म 275 होती है, लास्ट में फिर से 25 रिमाइंडर बचा है। तो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक हमने सॉल्व कर लिया। 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इंसिडेंट लाइट की फोटोन की एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू वर्क फंक्शन से ज्यादा है या कम है। तो EI की वैल्यू जो है वो सीशियम के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो सीशियम का वर्क फंक्शन था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स अगर आके मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सीशियम के केस में मैं टिक लगा रहा हूँ। सिमिलरली इंसिडेंट एनर्जी जो है फोटोन की वो लिथियम के वर्क फंक्शन से कम है। आप देखेंगे 2.25 की जो टर्म है वो 2.5 से छोटी होती है। तो दूसरे केस में वर्क फंक्शन जो है वो लिथियम का ज्यादा है, इसलिए इस केस में फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किस केस में पॉसिबल है। तो सिर्फ सीशियम के केस में पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 4 सीशियम ओनली वाज द करेक्ट आंसर। A light source of wavelength lambda illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy of 2 electron. तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात की जा रही है। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा दी गई है, इसके बाद मेटल सरफेस की बात हो रही है, तो उस पर्टिकुलर मेटल के लिए कुछ वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी, और साथ में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो टर्म है दैट इज गिवन एज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द सेम सरफेस is illuminated by a light source of wavelength lambda by, तो ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया है जहां पर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लैम्डा की जगह लैम्डा बाय 2 यूज की गई है। सेम सरफेस है, मेटल सेम रहेगा तो वर्क फंक्शन की टर्म सेम आएगी। देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो दूसरे केस में के मैक्स की वैल्यू, इसके लिए मैं सिंबल के मैक्स डैश ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है फाई की वैल्यू वो भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दे दी गई है। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एसोसिएटेड जो इक्वेशन है वो हम बना लेंगे। इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है EI दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन
प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ की बात की गई है दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को hc/λ हम ले लेंगे। राइट हैंड साइड की टर्म आ जाएगी 5 + k max के बराबर। अब दोनों एक्टिविटीज के लिए ये इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो पहले केस में क्या टर्म आएगी, hc/λ, पहली में लैम्डा टर्म यूज करनी है। वर्क फंक्शन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 है और k max की वैल्यू 2 के बराबर दी गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दे रखी है। तो इसके साथ दूसरी इक्वेशन जब हम बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अभी अप्रोप्रिएट्स यूनिट्स हमें यूज करनी है सच दैट राइट हैंड साइड में अगर दोनों टर्म्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो hc/λ का जो रिजल्ट है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना चाहिए। तो यूनिट्स का फैक्टर अगर आपको यूज करना है, ध्यान रखना है रिजल्ट EI की वैल्यू 1240/λ इन नैनोमीटर, इससे ये रिजल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर अभी तक बात नहीं की गई है, क्या पता ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं, तो हमें ये इंश्योर करना है यूनिट सेम होनी चाहिए लैम्डा की और hc की दोनों इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन जो है वो बनेगी hc/λ/2। इस बार वेवलेंथ की वैल्यू हमने चेंज कर दी, मेटल सेम है, वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी और k max की जो नई वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो यहाँ डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2hc/λ। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू की बात नहीं की गई है, सिर्फ लैम्डा की फॉर्म में दी गई है, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो k max की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशंस जो है मैं नाम दे देता हूँ 1 और 2, इनको मुझे डिवाइड करना है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 अगर हम करते हैं इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो 2hc/λ को हमें डिवाइड करना है hc/λ से। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो k डैश की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, +1 है और डिनोमिनेटर में पहली इक्वेशन में 2 + 1 3 की टर्म थी। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं उसमें यूनिट सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्कशन ऑलरेडी किया जा चुका है। और लेफ्ट हैंड साइड में hc/λ की टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ऊपर नीचे यूनिट सेम ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में hc/λ की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये जो रेशो है ये सिंपली 2 के बराबर बचेगा। और राइट हैंड साइड है k डैश की वैल्यू +1 डिवाइडेड बाय 3, 3 की टर्म लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा k डैश मैक्स +1 की वैल्यू इज इक्वल टू 6। 1 को दूसरी तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो k डैश मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 - 1 इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मैच कर रहा है एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर। A subatomic particle of mass 10 to the power -30 kg is moving with a velocity 2.21 into 10 to the power 6 meters per second। तो पार्टिकल का मास हमें दे रखा है SI यूनिट्स में और उसकी वेलोसिटी 2.21 into 10 to the power 6 SI यूनिट में मीटर्स पर सेकेंड दी। अंडर द मैटर वेव कंसिडरेशन, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसका वेव नेचर हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की जा रही है। द पार्टिकल विल बिहेव क्लोजली लाइक, और ऑप्शन में कुछ रेडिएशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल की निकाल लेंगे तो उस वेवलेंथ की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे जो रेडिएशन की वैल्यूज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो EM वेव्स चैप्टर में ये जो सभी रेडिएशंस हैं इनकी रेंज वेवलेंथ की दे रखी होती है, किस रेंज से किस रेंज में हम क्लासीफाई करते हैं, और इस पर्टिकुलर पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ उससे रिलेट करती जाएगी फिर। तो यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हम सीधा पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू भी रेफरेंस के लिए SI यूनिट्स में हमें दे दी गई है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। डिनोमिनेटर में m और v की वैल्यूज भी मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6.63 की टर्म 2.21 से सीधा डिविजिबल है, 2.21 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6.63। तो ये 3 का टर्म आ गई, बाकी 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। न्यूमरेटर में पहले -34 था, डिनोमिनेटर में 10 की पावर -30 थी तो ऊपर आकर पावर में +30 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 की टर्म थी तो ऊपर आकर -6। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू SI यूनिट में हमारे पास आ गई है 3 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों टर्म्स है -34 -6 -40 हो गया, -40 + 30 की टर्म बचेगी -10 के बराबर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पर ये जो रेडिएशन है इनकी रेंज आपको याद होनी चाहिए, और आप देखेंगे एक्स रेज के लिए जो रेंज दी हुई है वो 10 की पावर -13 मीटर से लेकर 10 की पावर -8 मीटर्स तक। तो ये जो नंबर है ये एक्स रेज की जो रेंज है उसके अंदर आ रहा है। तो दिस विल बिहेव क्लोजली लाइक एक्स rays. Option number 3 was the required answer. In photoelectric effect, an EM wave is incident on a metal surface and the electrons are
ejected. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रॉम द सरफेस. इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें दे दी गई है, उसको मैं नोट कर रहा हूँ. एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट. स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट जो है वो भी हमें वोल्ट्स में दी गई. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द EM वेव. यहाँ से जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ हमें सॉल्व करनी है. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन हम लिखेंगे. इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है फोटोन की, दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब वेवलेंथ की वैल्यू सॉल्व करनी है तो जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका रिजल्ट hc/λ हम यूज कर सकते हैं. और यहाँ पर आप नोट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट हमें दे रखी है. तो hc/λ को अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करना हो तो आप रिजल्ट याद रख सकते हैं. इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. कब? जब आप रिजल्ट यूज करते हैं 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर. तो ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला मैं कॉमनली यूज करता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग से रेफरेंस के लिए ये दे भी रखा था और प्रिसाइज वैल्यू दे रखी थी. हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए 1240, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1240 की जगह हमें एग्जैक्टली 1242 का जो नंबर है वो यूज करना है. तो hc/λ की टर्म जो है उसकी जगह EI जो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन है उसकी जगह 1242 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर हम लेंगे. और ये जो रिजल्ट है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. वर्क फंक्शन की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम रिलेट कर सकते हैं. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो V नॉट की वैल्यू को आप सीधा लिख देंगे और यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी. जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में जो कन्वर्जन का फैक्टर होता है वो E की वैल्यू ही होती है 1.6 × 10⁻⁹. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह V नॉट की वैल्यू ही लिख देंगे. तो V नॉट अगर 2 वोल्ट दे रखा है तो K मैक्स की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर SI यूनिट में 2 वोल्ट है तो K मैक्स की वैल्यू सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है. तो यहाँ पर आसान कैलकुलेशन अब हमें करनी है. लेफ्ट हैंड साइड तो 1242 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर है और आप ऑप्शंस में भी देखेंगे तो नैनोमीटर में ही हमें सॉल्व करना है. राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे तो ये 4.14 आ जाएगी. फर्दर लैम्डा नैनोमीटर की वैल्यू आ जाएगी. लैम्डा नैनोमीटर दूसरी तरफ चला जाएगा ऊपर और 1242 को 4.14 से हम डिवाइड कर देंगे. तो 1242 डिवाइडेड बाय 4.14 ये हमारा आंसर आ गया. डेसिमल को अगर मैं हटा देता हूं तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो न्यूमरेटर में 100 का फैक्टर आ जाएगा 1 विथ 2 zeros. अब 1242 बाय 414 आप देखेंगे ये डिविजिबल है. 414 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1242 ही आ जाता है. मैं चेक करके देख लेता हूँ. तो ये यहाँ पर 414 मल्टीप्लाइड बाई 3 से ये रेशियो हमारा 3 आ गया है, साथ में 100 का फैक्टर है तो वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 300 नैनोमीटर. यही हमें आइडेंटिफाई करना था. ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर. An electron of mass m with an initial velocity v is equal to v naught I cap, where v naught is a positive number greater than 0, enters an electric field E is equal to minus E naught k cap. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी जो है v नॉट वो x एक्सिस के अलोंग दी हुई है और वो एक ऐसे रीजन को एंटर कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे माइनस के कैप के अलोंग दी हुई है. तो यहाँ अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम रेफरेंस के लिए बनाएंगे तो आप अपनी स्क्रीन के अलोंग एक्स और वाई एक्सिस को विजुअलाइज कर सकते हैं और स्क्रीन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन जेड एक्सिस देखा जा सकता है. तो माइनस के कैप मतलब माइनस जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है जिसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट के बराबर. इफ द इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है और पार्टिकल की वेलोसिटी और मोमेंटम से हम उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को रिलेट कर सकते हैं. तो इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट मेंशन की गई है तो लैम्डा नॉट का रिजल्ट भी साथ में लिख लेते हैं. वो हो जाएगा h अपॉन m v नॉट. तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, तो वहां से इनिशियल वेवलेंथ आ जाएगी. अब आप देखेंगे यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है और चार्ज पार्टिकल उसमें मूव कर रहा है. तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी.
तो फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे और उससे फिर हमें बाद में डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू पता चल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यही हमसे पूछा हुआ है, द वैल्यू आफ्टर टाइम टी वुड बी। तो ये तो इनिशियल हो गई सिचुएशन, और इनिशियल सिचुएशन में t इज इक्वल टू हम 0 सेट कर रहे हैं। तो एट टाइम t जो है उस सिचुएशन में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी और अकॉर्डिंगली डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये हमें सॉल्व करना है। और फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ की फॉर्म में ऑप्शंस में एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन ऑफ मोशन हमें अप्लाई करनी होंगी, उसके लिए इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज की वैल्यू माइनस ई में पुट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड एलिमेंट्री चार्ज स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो भी हम पुट कर देंगे माइनस ई नॉट के कैप। तो दोनों माइनस मिलके प्लस का साइन हो जाएगा, ई स्मॉल ई कैपिटल ई नॉट के कैप, ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो वी नॉट आई कैप दी हुई थी, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं आई जे के की फॉर्म में। अगर सिर्फ वी नॉट आई कैप लिखा हुआ है तो जे कैप वाला कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा और के कैप वाला कंपोनेंट भी जीरो है, जो मेंशन नहीं कर रखे। और यहाँ पर फोर्स भी हमें दी हुई है, तो फोर्स वेक्टर को भी लिख लेते हैं। ये फोर्स सिर्फ के कैप के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग, तो इसका आई कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा, जे कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा और के कंपोनेंट की जगह ई नॉट में पुट कर रहा हूँ। फोर्स की टर्म को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो है वो सिंपली m दिया हुआ है। तो यहाँ पर आई कैप और जे कैप के अलोंग तो वैल्यू जीरो ही रहने वाली है, के कैप का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा ई नॉट बाय एम के बराबर। अब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम t का सिंबल भी हमें यूज करना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो इक्वेशन है वो मैं लगा दूंगा। तो y एक्सिस के अलोंग तो सारी वैल्यू जीरो ही है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही रहने वाली है। कंपोनेंट वाइज x एक्सिस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इनटू t। x एक्सिस के अलोंग इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के बराबर है थ्रू आउट द मोशन, तो ये vx की वैल्यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u नॉट के बराबर ही पुट कर देंगे। vy की वैल्यू पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो ही रहने वाली है। vz की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम की इक्वेशन पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी z एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी, z कंपोनेंट इनिशियल जीरो था, एक्सेलरेशन ई नॉट बाय एम थी और साथ में t की टर्म। तो इस तरीके से हमें x कंपोनेंट और z कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी के मिल गए हैं। तो फिर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे आएगा, रूट के अंदर फाइनल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर v नॉट स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस ई नॉट बाय एम टी का स्क्वायर। तो ये सभी टर्म्स हमने पुट करके फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली है। फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू किस प्रकार आएगी, h की टर्म आ गई, m की टर्म भी वही रहने वाली है और वेलोसिटी फाइनल की जगह ये सिंबल मैं पुट कर दूंगा, रूट के अंदर v नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है फाइनल रिजल्ट से मैच कराने के लिए, इसमें लैम्डा नॉट की टर्म को इंट्रोड्यूस हमें कराना है। आप देखेंगे लैम्डा नॉट में h बाय एम की टर्म तो फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ में भी दिखाई दे रही है। ये जो डिनोमिनेटर में v नॉट की टर्म m के साथ अलग से है, ऐसा ही यहाँ पर बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा वर्किंग स्पेस यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा फाइनल की वैल्यू में h बाय एम को तो एज इट इज रहने दे रहा हूँ मैं, रूट के अंदर की जो टर्म है उसमें से v नॉट स्क्वायर को कॉमन बाहर ले लेंगे। तो रूट v नॉट स्क्वायर को तो मैंने कॉमन बाहर ले लिया, तो बचे हुए रूट के अंदर क्या रहेगा, पहली टर्म तो पूरी बाहर आ गई कॉमन में, तो 1 बच जाएगा और दूसरी टर्म में तो v नॉट का स्क्वायर था ही नहीं, तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, पहली टर्म में v नॉट स्क्वायर है, दूसरी में नहीं है, तो दूसरी में v नॉट स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर इंट्रोड्यूस करा दो। इफेक्टिवली तो नंबर चेंज नहीं हुआ, 1 हो जाता है v नॉट स्क्वायर बाय v नॉट स्क्वायर। तो अब v नॉट स्क्वायर न्यूमरेटर वाली जो टर्म्स हैं उसमें से कॉमन निकाल दो, तो बचा हुआ एक्सप्रेशन जो है, पहली टर्म तो पूरी आ गई बाहर, 1 रह गया, दूसरी टर्म में से स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन हमने बना लिया है। अब रूट के अंदर वी नॉट स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, मतलब ये सिंपली वी नॉट हो गया, वी नॉट स्क्वायर का रूट लेंगे तो वी नॉट ही बाहर आ जाएगा। तो अब h अपॉन एम वी नॉट, इसको ओरिजिनल डी ब्रोगली वेवलेंथ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है h अपॉन एम वी नॉट को तो लैम्डा नॉट में लिख रहा हूं, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वाली टर्म हमारे पास बच गई है, रूट के अंदर 1 प्लस स्मॉल ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर आ गया। आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 की जो टर्म है उसमें तो क्या ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए था, ऑप्शन 1 मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन 2 में रूट के अंदर माइनस का साइन है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, न्यूमरेटर में लैम्डा नॉट और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर आ रहा है। आप नोट करेंगे एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की बुक है उसमें सेम क्वेश्चन एग्जाम्पलर क्वेश्चन 11.8 जो है वो दिया हुआ है, उसमें बस के कैप की जगह जे कैप की फॉर्म में ये टर्म दे रखी थी, द रिजल्ट विल रिमेन द सेम। तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन 11.7 भी दिया हुआ है एग्जाम्पलर में, उसको भी आप ट्राई कर लेंगे। एंड ऑप्शन नंबर 3 वाज द रिक्वायर्ड आंसर। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू कर्व इज प्लॉटेड। तो V नॉट वर्सेस न्यू कर्व यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। H जो है दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स हैं A B C D E, उसमें इसी ग्राफ की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लिखेंगे, उसमें से V नॉट और न्यू का रिलेशन लगाकर मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा और उसमें से फिर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हमें डिस्कस करनी है, तो ई आई की टर्म को h इंटू न्यू कर देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। दूसरी तरफ वर्क फंक्शन मेटल का फाई नॉट की फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये वैल्यू होती है चार्ज ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो चार्ज की वैल्यू E आ जाती है मैग्नीट्यूड, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट आ जाती है। तो E V नॉट की टर्म मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इसमें से V नॉट वर्सेज न्यू हमें सॉल्व करना है, तो V नॉट की टर्म को हम अलग करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ सिर्फ E V नॉट रहने देंगे, दूसरी तरफ H न्यू की टर्म में से फाई नॉट की टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फर्दर E को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो दोनों टर्म्स E से डिवाइड हो जाएंगी, H बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारी V नॉट और न्यू का एक्सप्रेशन बन गया है। ये जो इक्वेशन बन रही है इसको स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें आप देखेंगे कि y और x जो हैं वो दो क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हैं। तो y और x की जगह v नॉट और न्यू को आप विजुलाइज कीजिए। तो आप कंपैरिजन करेंगे तो m की जगह आ जाएगा h बाई ई, मतलब m जो टर्म है विच इज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन उसकी वैल्यू h बाई ई आ जाती है। और ये जो c की टर्म होती है लास्ट में कांस्टेंट दैट इज द y इंटरसेप्ट, तो c की वैल्यू जो है विच इज ऑल्सो दी y इंटरसेप्ट वो आ जाती है माइनस फाई नॉट बाई ई के बराबर। तो अब इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो y एक्सिस के अलोंग मैं v नॉट प्लॉट करूंगा, x एक्सिस के अलोंग मैं फ्रीक्वेंसी न्यू प्लॉट करूंगा। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, वहां से पहले तो एमिशन होता ही नहीं है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी डिस्कस नहीं की जाती, तो वो कुछ वैल्यू आती ही नहीं है। और उसके बाद ये ग्राफ जो है ये लीनियरली ग्रो करता है। तो आप पीछे की तरफ अगर इसको डॉटेड लाइन प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट फाई नॉट बाई ई की वैल्यू नीचे की तरफ यहाँ मिलेगी, और इस लाइन की जो स्लोप है वो h बाई ई के बराबर हो जाती है। तो ये बहुत डिटेल में टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट ग्राफ और ये सारा डिस्कशन किया गया है, तो इतना पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहली बात, वी नॉट और न्यू का ग्राफ जो है वो लीनियर बताया गया है, ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेज न्यू कर्व इज फाई नॉट बाय एच, स्लोप को फाई नॉट बाय एच बताया गया है, ये गलत है। स्लोप की वैल्यू तो एच बाई ई के बराबर आती है, तो बी वाली स्टेटमेंट को मैं क्रॉस कर रहा हूं। सी स्टेटमेंट एच जो है दैट कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द स्लोप,
ऑफ वी नॉट वर्सेज न्यू लाइन। तो हमने देख लिया है स्लोप की वैल्यू h बाई ई थी, तो स्लोप जो है वो h से भी रिलेटेड है और e से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर h के रिलेशन की बात की गई है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी की बात करते हैं स्टेटमेंट की। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन h यूजिंग द वी नॉट वर्सेज न्यू कर्व। तो ये जो कर्व है ये हम यूज करते हैं, हम ये कर्व की वैल्यूज जो है एक्सपेरिमेंट करके प्लॉट कर लेते हैं और जो हमारा ग्राफ आता है उसको h बाई ई से हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर आपको h की वैल्यू डिटरमाइन करनी है एक्सपेरिमेंटली, तो आप ये ग्राफ बनाकर स्लोप निकालेंगे और स्लोप की वैल्यू आपको पता होगी, उसको h बाई ई से रिलेट कर देंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू और स्लोप सब्स्टिट्यूट करके आप प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो ई, स्मॉल ई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, दैट वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई की वैल्यू रिक्वायर होती है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ h। वर्क फंक्शन की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फाई नॉट की वैल्यू हो जाती है h न्यू नॉट के बराबर। तो फाई नॉट की वैल्यू हम h की हेल्प के बिना निकाल सकते हैं या नहीं, ये हमें देखना है। यहाँ पर वर्क फंक्शन को एस्टिमेट करना है विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ h। तो आप देखेंगे जी जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था इसमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस फाई नॉट बाई ई थी। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ प्लॉट कर लिया था और मैंने आपको बताया था पीछे की तरफ अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो y इंटरसेप्ट जो है वो माइनस फाई नॉट बाई ई के बराबर आ जाता है। तो y इंटरसेप्ट का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं फाई नॉट बाई ई से इक्वेट करूंगा। एक्टिविटी में y इंटरसेप्ट तो हम ग्राफ में निकाल लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाई नॉट भी हमारे पास आ जाएगा। ग्राफ से ही h की वैल्यू को सॉल्व करने से पहले भी आप ये कर सकते हैं। आप पहले फाई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं ग्राफ में से और फिर उसके बाद स्लोप वाली टर्म में से h की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैंने सी पार्ट में किया था। तो द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ h, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट दी हुई है। तो A, C और E तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, हमें यही चूज करना था, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस में A, C और E वाला ऑप्शन हमने चूज करना है। ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर। The ratio of the power of a light source S1 to that of the light source S2 is 2। दो लाइट सोर्सेज हैं और उनकी पावर का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो सिंबल P में पावर के लिए यूज करूंगा, सोर्स 1 S1 के लिए 1 और S2 के लिए 2। तो P1 बाई P2 जो रेशियो है वो 2 के बराबर दिया हुआ है। S1 इज एमिटिंग 2 × 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड एट 600 नैनोमीटर। सोर्स 1 का और भी डेटा हमारे पास है। सोर्स 1 के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, स्मॉल n इसके लिए मैं सिंबल यूज करता हूं, तो n1 की वैल्यू जो है 2 × 10⁻15 पर सेकेंड हमें दी हुई है। ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। और जो वेवलेंथ है वो 600 नैनोमीटर दी हुई है। तो लैम्डा 1 का सिंबल हम यूज करेंगे 600 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर। इफ द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स S2 इज 300 नैनोमीटर, दूसरी सोर्स के लिए भी वेवलेंथ लैम्डा 2 की वैल्यू 300 हमें दे रखी है, तो इसको ऐसा यूनिट में हम लिख लेंगे, नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर में मैंने कन्वर्ट किया है। देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिटेड बाय S2 इज, तो S2 के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो N2 का सिंबल मैं यूज करूंगा वो हमें सॉल्व करना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। यहाँ पर जो पावर है उसको नंबर ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, पावर की टर्म होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एक फोटॉन की एनर्जी hc बाय लैम्डा को नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दें तो पावर का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो पावर का फॉर्मूला nhc बाय लैम्डा हमें यूज करना था। तो P1 बाय P2 की वैल्यू हमें 2 दे रखी थी, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, n1 hc बाय लैम्डा 1, ये पहली सोर्स के लिए हो गया, P1 का एक्सप्रेशन आ गया, डिवाइडेड बाय n2 hc बाय लैम्डा 2, ये दूसरी सोर्स के लिए पावर का एक्सप्रेशन आ गया। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो 2 के बराबर हमें दे रखा है। hc की टर्म तो है वो तो कांस्टेंट्स हैं दोनों सोर्सेज के लिए, वो क्रॉस आउट हो जाएंगे डिवीजन के टाइम में। तो यहां पर पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास n1 बाय लैम्डा 1, डिवीजन के साइन की जगह अगर मैं मल्टीप्लीकेशन ले आऊं तो डिनोमिनेटर में जो लैम्डा 2 था वो ऊपर आ जाएगा और n2 की टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, राइट हैंड साइड में 2 दिया हुआ है। अब हमें n2 की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो n2 की वैल्यू को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड n1 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की टर्म है और ये जो 2 की टर्म है इसको भी मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगा।
बताऊंगा। अब ये वैल्यूज प्लग इन करनी है। n1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻15 डालेंगे। लैम्डा 2 की वैल्यू 300 नैनोमीटर थी, 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर आया हुआ था और लैम्डा 1 की वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर हमें पुट करनी थी। तो 10⁻⁹ का फैक्टर तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इस तरीके का रेशो हम लेते हैं किसी क्वांटिटी का तो जरूरी नहीं है हम ऐसा यूनिट यूज करें, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम नैनोमीटर में भी सीधा 300/600 पुट करते थे तो भी रिजल्ट सेम रहता। तो आगे कैलकुलेशन हम करेंगे, एक 2 की टर्म ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी और 300/600 में भी नीचे 2 की टर्म आ जाती है। तो हमारा रिजल्ट आया 10⁻15/2। तो ये जो 10⁻15 की टर्म है इसके साथ 1/2 का फैक्टर है जो 1 से छोटा हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसे लिखेंगे तो आप न्यूमरेटर को 2 पार्ट में बांट लीजिए। 10⁻15 को हम लिख देंगे 10 इंटू 10⁻14 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो ये 10/2 का एक्सप्रेशन जो है ये 5 हो जाएगा और साथ में 10⁻14 का फैक्टर आ जाएगा। और अभी यो यूनिट हमने n1 की यूज की थी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, s⁻⁻1, वही हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन में आप देखेंगे 10⁻14 का फैक्टर पहले से दे रखा है तो बची हुई टर्म 5 की हमें ब्लैंक में पुट करनी थी। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। 5 वाज द करेक्ट आंसर। A proton of mass mp has the same energy as that of a photon of wavelength lambda। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक फोटॉन को कंपेयर किया गया है और दोनों के लिए जो डेटा है उसको हम अलग अलग नोट कर लेंगे। प्रोटॉन के लिए मास mp सिंबल यूज किया गया है, फोटॉन जो होता है वो मासलेस होता है। फोटॉन के लिए वेवलेंथ लैम्डा दी गई है तो सिंबल लैम्डा मैं सीधा यूज कर रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा फोटॉन अलग से लिख देता हूँ मैं। और प्रोटॉन के लिए अभी बात नहीं की गई है उसकी वेवलेंथ की, तो यहाँ पर मैटर वेव की तरह अगर हम डिस्कस करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हर पार्टिकल की हम निकाल सकते हैं। तो लैम्डा प्रोटॉन ये सिंबल मैं यूज कर लूंगा। एक ध्यान रखना है आपको, बहुत प्रोटॉन और फोटॉन जो है बहुत सिमिलर साउंड करते हैं और एक एच और आर का ही फर्क है उनकी स्पेलिंग में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखते वक्त कैलकुलेशंस करते वक्त गलती हो सकती है, तो आपको काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। इफ द प्रोटॉन इज मूविंग एट अ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड, प्रोटॉन जो है उसको नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड पे मूव करता हुआ बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो टिपिकल कैलकुलेशंस हम करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में जो लॉज यूज करते हैं वो अगर पार्टिकल हाई स्पीड पे मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर पे तो वो लॉज काम नहीं करते हैं, तो उस चीज को हमें इग्नोर करना है। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड ही हमें प्रोटॉन की दी हुई है। देन द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो हमें लेना है। किसके लिए? पहले लेना है प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उसको रेशियो लेना है किसके साथ? वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन के साथ। तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा फोटॉन की वैल्यू हमें सॉल्व करनी। और ऑप्शंस में आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के शुरू में मैंने पहले भी बताया था दोनों के लिए सेम एनर्जी टर्म यूज की गई थी। प्रोटॉन ऑफ मास mp हैज द सेम एनर्जी ऑफ द दैट ऑफ द फोटॉन, तो दोनों के लिए ही एनर्जी का सिंबल E यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। और ऑप्शंस में भी आप देखेंगे E की फॉर्म में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोनों की वेवलेंथ को E से रिलेट करने की हम कोशिश करते हैं। फोटॉन के लिए जो रिजल्ट यूज होता है वो क्या आएगा? एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा फोटॉन जो है वो E की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। रेशियो में लैम्डा फोटॉन लेना है तो लैम्डा फोटॉन को लिख देंगे hc बाय E। ये चीज हमारी रेशियो में डिनोमिनेटर वाली टर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। प्रोटॉन के लिए अगर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एनर्जी को रिलेट करना होगा तो कैसे होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द प्रोटॉन विल बी इक्वल टू h/mv, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। मोमेंटम की टर्म को एनर्जी में भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। mv को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो mv की जगह रूट के अंदर 2me हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये लैम्डा प्रोटॉन का भी एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर सिंबल mp अलग से हमें यूज करना है तो ये मैं mp पुट कर देता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन को। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन का भी एक्सप्रेशन एनर्जी की फॉर्म में आ गया। फोटॉन के लिए उसकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन भी एनर्जी E की फॉर्म में आ गया है। रिलेशन क्या है? दोनों के लिए ही सेम एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी थी तो ये E की वैल्यू दोनों के लिए सेम। तो लैम्डा प्रोटॉन की टर्म को भी मैं रेशियो में न्यूमरेटर में पुट कर दूंगा। तो ये जो रेशियो है इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा फोटॉन, पहले लैम्डा प्रोटॉन की टर्म आएगी h अपॉन रूट के अंदर 2 टाइम्स mp इंटू ई, इसको डिवाइड करना है लैम्डा फोटॉन की टर्म से, वो हो जाएगा hc बाय ई।
फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवीजन के साइन के बाद की जो टर्म है वहाँ पर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, तो ये ई बाय एच सी हो जाएगा। ऊपर नीचे एच की टर्म जो है उसको हम कैंसल आउट कर देते हैं, और ई की टर्म है नीचे रूट ई की टर्म, तो दोनों को ही रूट में ले जाते हैं सॉल्यूशन के लिए। सी की टर्म अलग से बाहर है, तो एक सी की टर्म को तो बाहर रहेंगे, बाकी टर्म को रूट के अंदर ले जाएंगे। डिनोमिनेटर में तो रूट के अंदर था 2mpe, न्यूमरेटर में सिंपली ई था, तो रूट के अंदर उसको ई स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है, तो रूट ई स्क्वायर जो है वो ई के ही बराबर होता है। ऊपर नीचे एक ई की टर्म क्रॉस आउट हो जाएगी, तो ये ई स्क्वायर बाई ई बचेगा ई के बराबर। तो ये हमारा रेशियो यहाँ पर आ गया है। 1/c एज इट इज हम लिखेंगे पहले, फिर रूट की टर्म आएगी और रूट के अंदर e/2mp हमें दे रखा है। तो अब ऑप्शंस में हम कंपेयर करेंगे इस रेशियो को, तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 फिनोमिना हमें दिए हुए हैं। तो डुअल नेचर चैप्टर से पहले जब हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा था तो उसमें लाइट के जो वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस की थी, और वहाँ पे हम देख चुके हैं कि वेव की प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के जो फिनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने देखा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर क्या होता है, और पार्टिकल नेचर को शो करने वाला एक जो एक्टिविटी है वो साइंटिस्ट कॉम्पटन ने डिस्कस किया था। यहाँ पर आप सेक्शन 11.7 जो है अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का वो भी रेफर कर सकते हैं, उसमें कॉम्पटन एक्स-रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई है। तो एक्स-रे की जो स्कैटरिंग होती है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, यही हमें आइडेंटिफाई करना था, वो फिनोमिना जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कॉम्पटन इफेक्ट को मार्क करना था। ऑप्शन नंबर 2 वाज द रिक्वायर्ड आंसर। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion की statement हम देखते हैं। Emission of electrons in the photoelectric effect can be suppressed by applying a sufficiently negative electron potential to the photoemissive substance. तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एमिटेड सब्सटेंस है, जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है एक फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस से, तो उसके एमिशन को रोकने के लिए हम नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए सिंबल हम V0 यूज़ करते हैं। तो क्या रहता है, 2 प्लेट्स हैं, एक तो एमिटर प्लेट है जहाँ से जिस मेटल के ऊपर रेडिएशन गिरती है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और सामने की जो प्लेट होती है जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर अट्रैक्ट होके जाते हैं उसको हम कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी को उल्टा कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको कलेक्टर प्लेट रिपेल करने लग जाती है और एमिटर प्लेट वापस उनको अट्रैक्ट करने लग जाती है, तो हम जैसे जैसे वो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पर करंट 0 हो जाता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन हैं जो एमिट हो रहे हैं रेडिएशन की वजह से, वो एमिटर प्लेट को छोड़कर सामने की प्लेट तक नहीं जा पाते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट रेडिएशन के हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो असर्शन है ये बिल्कुल सही दी हुई है कि हम एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को उनकी मूवमेंट को सप्रेस कर सकते हैं नेगेटिव पोटेंशियल से, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे तो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक पहुंचता ही नहीं है। अब उस स्टेटमेंट से एसोसिएटेड रीजन की जो स्टेटमेंट है उसको भी देखते हैं। अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल which stops the emission of electrons from the surface varies linearly with frequency of incident radiation. तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को बिल्कुल स्टॉप कर देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर भी, उसका वेरिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ लीनियर होता है। तो V0 का वेरिएशन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हो गई, दूसरी तरफ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आ जाता है और साथ में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को h इंटू फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे, वर्क फंक्शन की टर्म एज इट इज है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं चार्ज ऑफ द पार्टिकल एमिटेड मल्टीप्लाइड बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो वी नॉट की फॉर्म में हमें लिखना है इस एक्सप्रेशन को, ई वी नॉट को एक तरफ रहने देंगे, दूसरी तरफ एच न्यू माइनस फाइव हो जाएगा, फिर ई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एच बाई ई न्यू माइनस फाइव की टर्म आ गई है। ये जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच कर रहा है। तो y एक्सिस पर अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो h बाई ई के बराबर आती है। तो v नॉट और न्यू का लीनियर वेरिएशन होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही दे रखी है। पर a और r आपस में उनके बीच में कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। असर्शन को फिर से देखते हैं। यहां पर एक सिंपल सी बात बोली हुई है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको सप्रेस किया जा सकता है। नेगेटिव पोटेंशियल मैंने बताया था आपको, प्लेट्स के पोटेंशियल को हम चेंज कर देंगे इस तरीके से कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस एमिटर प्लेट की तरफ आ जाएं और कलेक्टर प्लेट उनको रिपेल करने लग जाए। तो उस सिचुएशन में इनके लीनियर वेरिएशन का कोई रिलेशन नहीं है। वो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन लीनियर आता है या नहीं आता, उससे ये जो पहली स्टेटमेंट है उसका कोई रिलेशन दिखाई नहीं पड़ता है। तो ए और आर जो हैं वो दोनों सही तो हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 4 वाज द रिक्वायर्ड आंसर। If lambda and k are the de Broglie wavelength and kinetic energy respectively of a particle with constant mass, तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात की जा रही है, इसके मास m है और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स को डिस्कस किया गया है। द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पार्टिकल विल, तो यहाँ पर पार्टिकल की इन प्रॉपर्टीज से एसोसिएटेड ग्राफ हमें आइडेंटिफाई करना है। आप सभी ऑप्शंस में ग्राफ को देखेंगे तो y एक्सिस के अलोंग 1/k की टर्म दी हुई है और x एक्सिस के अलोंग लैम्डा की टर्म दी है। तो 1/k और लैम्डा का रिलेशन हम सॉल्व करेंगे और उसके ग्राफ को फिर हम मैच कर पाएंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डिस्कस करना है, तो डिनोमिनेटर में जो मोमेंटम की टर्म होती है उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो आ जाता है एक्सप्रेशन रूट के अंदर 2mk, तो mv की जगह रूट के अंदर 2mk हम पुट करेंगे। अब इसमें 1/k की टर्म को मुझे अलग निकालना है और देखना है वो लैम्डा पे कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले रूट के अंदर जो k है इसको रूट से बाहर हम निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो एक तरफ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m। रूट हट जाएगा, बाकी टर्म्स में स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में k की टर्म है इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो राइट हैंड साइड में जो 1/k की टर्म है उसको मैंने एज इट इज लिखा है, h स्क्वायर बाई 2m की टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर से 2m मल्टीप्लाई हो जाएगा और h स्क्वायर उनके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 1/k का लैम्डा स्क्वायर के साथ रिलेशन आता है। तो ये किस तरीके का रिलेशन होगा, जैसे y इज इक्वल टू 2m बाई एच स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गए तो उसको सिंपली a ले लेता हूं और लैम्डा स्क्वायर आ गया वो हो जाए x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर टाइप की इक्वेशन यहाँ पर मैच कर रही है। तो 1/k की जगह आप y को विजुअलाइज करेंगे और लैम्डा स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा। लैम्डा को x की तरह हमने विजुअलाइज करना है, 1/k और लैम्डा को हमने रिलेट करना था। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसमें पैराबोलिक ग्राफ बनता है और यहाँ पर ax स्क्वायर की टर्म के साथ और कोई टर्म नहीं आ रही, सिर्फ एक टर्म है y की और दूसरी तरफ है x स्क्वायर की टर्म और x स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करता है, क्योंकि आप x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर y के साथ जो सामने ax स्क्वायर की टर्म है इसमें x स्क्वायर के साथ का एक्सप्रेशन जो है अगर वो पॉजिटिव है तो ये पैराबोला जो है इट ओपन्स अपवर्ड। ओपनिंग अपवर्ड का मतलब इस तरीके की शेप आती है, ओपनिंग डाउनवर्ड जो है वो इस तरीके की शेप नहीं आएगी। तो अब आप ऑप्शन से मैच करना शुरू करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आप देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में भी ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, पैराबोलिक शेप है और ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। पहले ऑप्शन में इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स इसलिए वो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में तो ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा हो इसलिए क्रॉस आउट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन दे रखा है जबकि ये रिलेशन पैराबोलिक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 वाज द रिक्वायर्ड आंसर। इन एन एक्सपेरिमेंट विद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टेटमेंट के आगे यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमें डिस्कस करना है और उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल जो टर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज को हमें दिए हुए ऑप्शन से कंपेयर करना है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे रिलेट करने की कोशिश की गई है? पहले ऑप्शन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, उसके बाद ऑप्शन 2 और 4 में इंटेंसिटी से, और ऑप्शन नंबर 3 में वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट से उसको हमें रिलेट करके देखना है। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए सिंबल वी नॉट हम यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो के मैक्स की टर्म जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड होती है। के मैक्स की टर्म आ जाती है चार्ज ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वी नॉट की टर्म आ जाती है के मैक्स डिवाइडेड बाय ई। तो वी नॉट को हम 1 बाय ई टाइम्स के मैक्स भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे पहला ऑप्शन यही कह रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1 बाय ई टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा मैच हो गया है। बाकी ऑप्शंस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर इंटेंसिटी की बात की गई है। इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है और वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रोल नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया जाता है जिसकी बाकी सभी एमिटेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वी नॉट का डिस्कशन हम कर पाते हैं। वहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं और उसके साथ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसी तरीके से 2 और 4 ऑप्शन को हम क्रॉस आउट कर सकते हैं। रही बात वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ और वी नॉट का रिलेशन हम देख सकते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट को hc बाय लैम्डा लिख देंगे। लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जिसको ऑप्शन 3 में हमें डिस्कस करना था। वर्क फंक्शन की टर्म आ जाएगी, के मैक्स को मैं ई वी नॉट लिख दूंगा। तो वी नॉट की टर्म को एक तरफ रखते हैं, तो ई वी नॉट हो जाएगा hc बाय लैम्डा -5, और फिर वी नॉट की टर्म हो जाएगी hc बाय ई लैम्डा -5 बाय। अब आप देखेंगे कि यहां पर लैम्डा और वी नॉट के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। लैम्डा की टर्म दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में है, तो लैम्डा की वैल्यू जो है अगर वो आप इंक्रीज करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। उनके बीच में इनवर्स रिलेशन आता है। जबकि यहां पर लिखा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो वेवलेंथ के साथ इंक्रीज होता है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 को भी मैं क्रॉस आउट कर सकता हूं। ऑप्शन नंबर 1 वाज द रिक्वायर्ड आंसर। An electron in the ground state of the hydrogen atom has the orbital radius of 5.3 into 10 to the power -11 meters. तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है और वहां पर ऑर्बिटल रेडियस बताया गया है। तो ग्राउंड स्टेट जो है दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। तो R1 की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू 5.3 into 10 to the power -11 मीटर हमें दी गई। While that for the electron in the third excited state is 8.48 into 10 to the power -10 मीटर। इसके बाद डिस्कशन किया गया है थर्ड एक्साइटेड स्टेट का, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू 8.48 into 10 to the power -10 मीटर्स दी गई। तो ग्राउंड स्टेट होती है फर्स्ट ऑर्बिट, और उसके बाद जितनी भी स्टेट्स हैं, जो भी ऑर्बिट्स हैं, दे आर एक्साइटेड स्टेट्स। तो सेकेंड ऑर्बिट जो है वो पहला एक्साइटेड स्टेट होता है, थर्ड ऑर्बिट जो है दैट इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और इसी तरीके से फोर्थ ऑर्बिट इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो वो रेडियस का डेटा भी मैंने नोट कर लिया। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो हमें लेना है इन द ग्राउंड स्टेट टू दैट इन द एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की λ1 में सिंबल यूज करूंगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में λ4 सिंबल जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मैं यूज करूंगा। इन दोनों का रेशियो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए किस तरीके से रेडियस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम रिलेट कर सकते हैं। तो बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका जब हम प्रूफ डिस्कस करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की हेल्प से, उस कॉन्सेप्ट से, तो वहां पर हमने पढ़ा है 2πr की वैल्यू n लैम्डा के बराबर होती है। अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं आ रहा है, ये जो हमने सेकंड पोस्टुलेट का डिस्कशन पढ़ा है, अगर वो याद नहीं है तो आप डायरेक्टली सेकंड पोस्टुलेट को यूज कर सकते हो। mvr = nh/2π ये दिया हुआ है, और इसके साथ साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे λ = h/m। ये हमने पिछले चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में पढ़ा। तो इसमें से हम सब्स्टिट्यूशंस कर लेंगे और जो mv का एक्सप्रेशन है वो अलग से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ये जो mvr = nh/2π की इक्वेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें से r की टर्म को मैं बाहर निकाल लूंगा दूसरी तरफ, तो mv की टर्म हो जाएगी nh/2πr,
और इसमें से फर्दर mv की जगह इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दोनों तरफ उल्टी कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1/mv हो जाएगी और राइट हैंड साइड 2πr/nh हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब h की टर्म दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड h इंटू 1/mv आ गया है और दूसरी तरफ भी 2πr/nh को मैं h से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो h/mv की टर्म जो है वो वेवलेंथ की टर्म आ जाती है। यहाँ से भी एक्सप्रेशन आ गया, h की टर्म को मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर दूंगा, लैम्डा आ जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय n। तो लैम्डा की जो टर्म है वो r/n के प्रोपोर्शनल। 2π की टर्म तो कांस्टेंट आ गई सभी ऑर्बिट्स के लिए, वो तो नंबर चेंज नहीं होने वाले, तो लैम्डा का वैल्यू r/n की वैल्यू से हमें पता चलेगा। तो अगर हमें रेशो लेना है जैसा कि इस प्रॉब्लम में पूछा गया था λ1/λ4, तो यहाँ पर r/n का हम रेशो ले लेंगे, r1/n1 डिवाइडेड बाय r4/n4। ठीक, लैम्डा r/n के प्रोपोर्शनल है तो r/n की टर्म्स का रेशो हम ले लेंगे तो लैम्डा का रेशो हमारे पास मिलेगा। अब यहाँ पर r की वैल्यूज हमें दे रखी हैं और n की वैल्यूज भी हमें पता है। ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 हो जाएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 4 हो जाती है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये वैल्यूज प्लग इन कर देंगे, हमारे पास λ1/λ4 की टर्म आ जाएगी, r1/n1 डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन की टर्म आएगी तो राइट हैंड साइड की टर्म का रेसिप्रोकल में ले लूंगा, n4/r4 की टर्म होती है। तो इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यूज हम प्लग इन करेंगे λ1/λ4 में। r1 की टर्म 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स, ऊपर नीचे सिमिलर टर्म्स का रेशियो है तो यूनिट्स हमने सेम रखनी है, तो r की वैल्यू मीटर्स में रखेंगे, n का टर्म जो है वो तो ऑर्बिट का नंबर होता है। उसके बाद n4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आएगा और r4 की वैल्यू भी क्वेश्चन में 8.48 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हमें दे रखी है। इसके बाद ये कैलकुलेशंस हमारे पास आएंगी, 5.3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 21.2, नीचे 8.48 की टर्म है, 10⁻⁻10 की टर्म है, ये 10⁻11 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। तो जब हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं न्यूमरेटर की टर्म को या न्यूमरेटर की टर्म को डिनोमिनेटर में लाते हैं तो पावर का साइन उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर ऊपर -11 था तो नीचे +11 आ जाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 10⁻10 जो नंबर है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू 10⁻11। तो यहाँ से 21.2 की टर्म तो हमारे पास आई गई थी, न्यूमरेटर में 8.48 भी है और 10⁻11 और 10⁻10 को हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 10⁻11 और 10⁻10। तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स की टर्म ऐड हो जाती हैं, 11 और -10 को ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 10⁻1 हमारे पास रह गया। तो ये जो कैलकुलेशन है ऊपर 21.2, नीचे 8.48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84.8 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 21.2 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही डिनोमिनेटर का नंबर आ जाएगा, तो ये रेशियो 1/4 हमें दे रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी वर्डिंग्स में गड़बड़ है, यहाँ रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन ग्राउंड स्टेट टू दैट ऑफ एक्साइटेड स्टेट पूछा था, तो न्यूमरेटर में ग्राउंड स्टेट की वेवलेंथ और डिनोमिनेटर में एक्साइटेड स्टेट की वेवलेंथ आती है और इस हिसाब से रेशियो 1/4 आ रहा है, 1 से छोटा, जबकि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये जो टर्म है इसमें नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 4 से मैच हो रही है, मतलब वर्डिंग्स थोड़ी गलत हो गई है। यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द एक्साइटेड स्टेट टू दैट इन द ग्राउंड स्टेट हम करते तो ये रिजल्ट हमें नियरेस्ट मिल जाता। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है 4 की वैल्यू, दैट वाज द रिक्वायर्ड आंसर। An electron projected perpendicular to a uniform magnetic field B moves in a circle. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म रहती है तो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है और उस सर्कुलर मोशन का रेडियस जो है उसका रिजल्ट होता है mv/q। तो जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है वो आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल का मास, उसका चार्ज q और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी इस रिजल्ट में आती है। फर्दर देखते हैं, इफ बोहर्स क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल, बोहर की क्वांटाइजेशन की इक्वेशन भी एप्लीकेबल है, यहाँ पर उसको भी नोट कर लेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की है बोहर ने, mvr = nh/2π इसकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर कौन से ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो हमें देखना होता है, उससे n की वैल्यू पता चलती है। देन द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, तो इस डेटा को यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट का, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, उसका रेडियस सॉल्व करना है। कंडीशन क्या दी हुई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
तो आप ध्यान देंगे कि ग्राउंड स्टेट जो होती है उसके लिए n की वैल्यू ऑर्बिट का नंबर 1 होता है और उसके बाद की स्टेट्स एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो n की वैल्यू 2 आ जाती है। तो यहाँ पर हमें ये डेटा दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। इसमें चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की इक्वेशन और क्वांटाइजेशन की इक्वेशन हमें यूज करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहली इक्वेशन है, मैं नंबर डाल देता हूँ, 1 और 2 को हमने यूज करना है। तो पहली इक्वेशन में न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड में mv दे रखा है, उसको हम दूसरी इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? दूसरी इक्वेशन में mv को एक तरफ रहने देते हैं, r की टर्म दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ये हो जाएगा nh/2πr। अब यहाँ से ये जो सब्सटीट्यूशन है ये मैं यहाँ पे करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो r हो गई है, राइट हैंड साइड में mv की जगह nh/2πr मैंने एज इट इज लिख दिया और डिनोमिनेटर में qb की टर्म आएगी। अब आप ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो उसके लिए चार्ज जो है उसका सिंबल स्मॉल e आ जाता है, तो स्मॉल e और b की टर्म भी डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। अब इसमें आप देखिए r की टर्म 2 बार आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में, राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में। तो राइट हैंड साइड की टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो r² की टर्म आ जाएगी nh/2πEb के बराबर। फर्दर जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगा, तो यहाँ से r² की वैल्यू आ गई 2h/2πEb। 2 की टर्म ऊपर नीचे क्रॉस आउट हो जाएगी, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड r बचेगा और राइट हैंड साइड हो जाएगा रूट के अंदर h/πEb की टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज मैचिंग, दैट वाज द रिक्वायर्ड आंसर। During the transition of electron from state A to state C of a Bohr atom, the wavelength of the emitted radiation is 2000 angstrom। तो यहाँ पर दो स्टेट्स की बात की जा रही है और इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब ट्रांजिशन करता है तो कुछ एनर्जी की रेडिएशन एमिट होती है। यहाँ पर एमिटेड रेडिएशन की बात की जा रही है, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो स्टेट A टू C अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो A जो स्टेट है दैट इज अ हायर एनर्जी लेवल और C जो है लोअर एनर्जी लेवल में है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांजिशन हुआ A टू C और उस ट्रांजिशन के दौरान एक रेडिएशन एमिट हुई जिसकी वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम हमें बताई गई है। एंड इट बिकम्स 6000 एंगस्ट्रॉम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम B टू C। अब इसी तरीके से एक और स्टेट B हमें दी हुई है और इस बार ट्रांजिशन हो रहा है B टू C। अब B की वैल्यू को A से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। आप देखेंगे A टू C में जो वेवलेंथ थी वो 2000 एंगस्ट्रॉम थी और B टू C में 6000 हो गई है। तो जब वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब है एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो कम हुआ है। छोटा एनर्जी ट्रांजिशन होगा तो उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ आएगी। B टू C का एनर्जी ट्रांजिशन छोटा है तो B टू C का जो ट्रांजिशन है वो भी मैं शो कर रहा हूँ, उसमें 6000 एंगस्ट्रॉम ये एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ आ गई है। तो B जो है वो A और C के बीच में आएगा, क्योंकि A से C का ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा है, B से C के एनर्जी ट्रांजिशन की वैल्यू कम है। Thus, then the wavelength of the radiation emitted during the transition of electrons from state A to B, तो A to C, B to C का डिस्कशन किया हुआ है। A to B में अगर ट्रांजिशन होगा तो क्या रेडिएशन आएगी, उसकी वेवलेंथ की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर रेडबर्ग का फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। बोहर एटम की यहाँ पर बात हो रही है तो Z की वैल्यू 1 आ जाएगी हाइड्रोजन एटम, और जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल R जो है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 × 10⁷ पर मीटर। वेवलेंथ जो है वो SI यूनिट में आएगी और n1 और n2 वो नंबर्स हैं जिन स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए हुए, उसकी बजाय हमें जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके लिए ABC सिंबल दे रखे हैं, वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहला ट्रांजिशन A टू C हुआ था तो उसकी इक्वेशन बना लेते हैं, वो हो जाएगी 1/λ A टू C। तो ये सिंबल λ A टू C में यूज कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट R आ गया, 1/ इसमें n1 की जो टर्म होती है वो छोटा लेवल होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म आ रही है। तो अगर n1 जो है वो n2 से छोटा है तो 1/n1 स्क्वायर का नंबर बढ़ा जाएगा, बेसिकली ब्रैकेट की टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली टर्म होती है n1 उसमें हम छोटा नंबर लेते हैं, तो C जो एनर्जी लेवल है छोटा लेवल है तो C स्क्वायर पहले आएगा और दूसरी टर्म में A स्क्वायर की टर्म एनर्जी लेवल की वैल्यू में आ जाएगी।
और ये लैम्डा ए टू सी है, ये क्वेश्चन में 2000 एंगस्ट्रम हमें दे रखा था। तो यहाँ पर ये जो भी यूनिट्स होंगी वो हम देखेंगे। कई बार इक्वेशंस को इस तरीके से मैनिपुलेट करना होता है कि ऐसा यूनिट यूज़ करनी ज़रूरी नहीं होती है। वहाँ पर बस मल्टीपल इक्वेशंस जो हम बनाते हैं उसमें सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम रखनी होती है। मतलब हम मल्टीपल इक्वेशंस बनाएंगे इसी रिडबर्ग फॉर्मूला को यूज़ करके, तो वहाँ पर हर इक्वेशन में हर ट्रांजिशन के लिए लैम्डा की यूनिट हमें सेम रखनी होगी। तो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे बी टू सी ट्रांजिशन के लिए। तो 2000 की जगह इस बार 6000 एंगस्ट्रम हमें लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करना है, और राइट हैंड साइड जो ट्रांजिशन हो रहा है वो बी से सी हो रहा है, तो 1/c² माइनस 1/b² की टर्म आ जाती है। सॉल्व क्या करना है, ए टू बी वाला ट्रांजिशन सॉल्व करना है। तो 1/λ ए टू बी हमें सॉल्व करना है, और आर की टर्म आएगी, साथ में इसमें बी जो है वो छोटा एनर्जी लेवल है, तो 1/b² माइनस 1/a² की टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो c² वाली टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगी, और a² और b² वाली टर्म्स बच जाएंगी, जैसा कि हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में चाहिए। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 में कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1/2000 माइनस 1/6000। राइट हैंड साइड जो है उसमें देखते हैं, r तो दोनों ही जगह कॉमन है, तो r को एज इट इज रहने देते हैं। ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/c² माइनस 1/a², पहली इक्वेशन का राइट हैंड साइड, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरी इक्वेशन का राइट हैंड साइड, 1/c² माइनस 1/b² की टर्म। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 6000 ले लेंगे, तो पहली टर्म में न्यूमरेटर में 3 का फैक्टर आ जाएगा, 1/2000 को 3/6000 भी आप लिख सकते हैं, नंबर रिमेन्स द सेम, माइनस के साइन के बाद 1 एज इट इज आ जाएगा। दूसरी तरफ r कॉमन है बाहर, 1/c² माइनस 1/c² ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा हमारे पास ब्रैकेट में माइनस 1/a² बचेगा, और ये देखो दो माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/b² की टर्म भी हमारे पास रह जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं r 1/b² माइनस 1/a² राइट हैंड साइड में आ गया है। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड 1/λ ab के बराबर आ गई है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो बचेगी 2/6000, और राइट हैंड साइड हो जाएगी r 1/b² माइनस 1/a² विच इज सिंपली इक्वल टू 1/λ ट्रांजिशन a और b के बीच में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और सिंप्लीफाई हो जाती है, 2/6000 को 1/3000 हम लिख सकते हैं। अभी तक सभी इक्वेशंस में यूनिट्स हमने सेम रखी हैं, तो रिजल्ट जो है हमारा एंगस्ट्रम में ही आने वाला है। दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल अगर हम ले लेते हैं तो लैम्डा ए टू बी आ जाएगा एक तरफ, और 1/3000 को उल्टा करेंगे 3000 एंगस्ट्रम हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यही हमें आइडेंटिफाई करना था, ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। The frequency of revolution of the electron in Bohr's orbit varies with n, the principal quantum number. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का बोहर ऑर्बिट में रिलेशन निकालना है विद n, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है, काफ़ी कॉमनली डिस्कस किए जाते हैं ये बोहर के रिजल्ट्स, nth ऑर्बिट का रेडियस, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सब रिजल्ट्स याद हो तो अच्छा रहेगा। तो आप डायरेक्टली 1/n³ पुट कर सकते थे फ्रीक्वेंसी का, अदरवाइज आप रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद है तो इससे डिराइव भी कर सकते हैं। तो बोहर के ऑर्बिट में जो nth ऑर्बिट का रेडियस होता है वो आता है 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर का फैक्टर, और साथ में n²/z। तो रेडियस जो है वो n²/z पे डिपेंड करता है। तो z जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एटॉमिक नंबर आता है। अगर हाइड्रोजन का ही डिस्कशन हो रहा है तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो nth ऑर्बिट का रेडियस जो है वो n² × ये जो कांस्टेंट है इसको मैं a0 सिंबल यूज कर लूँगा। उसके बाद वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी आती है vn, वो आ जाती है 2.18 × 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड, और साथ में z/n का एक्सप्रेशन आता है। और हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करेंगे तो nth ऑर्बिट की वेलोसिटी 2.18 × 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय n सिंपली आ जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म्स जो हैं इनको हम मिलाएंगे और उनसे फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड का रिजल्ट हम कॉमनली सॉल्व करते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं वहाँ पे भी हमने ये डिस्कशंस किए हुए हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आ जाता है 2πr/v।
तो सर्कुलर मोशन में एक सर्कल कंप्लीट करने का डिस्टेंस 2πr होता है और उसकी स्पीड v है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। टाइम का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है टाइम की जगह 1/ν आ जाएगा, राइट हैंड साइड विल रिमेन द सेम 2πr/v। फिर उल्टा कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड न्यू आ जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी v/2πr। अब ये जो दोनों रिजल्ट्स मैंने दिखाए थे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट भी आ जाएगी। तो v का जो एक्सप्रेशन है इसमें इसको सिंपली v0/n ले लेंगे, v0 तो कांस्टेंट हो गया हमारा, तो v0/n की टर्म आ गई और साथ में डिनोमिनेटर में 2π की टर्म थी और रेडियस की जगह n² a0 आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी में v0 और डिनोमिनेटर में 2π a0 तो अलग आ गए और साथ में n की टर्म्स को इकट्ठा कर लोगे तो डिनोमिनेटर में n³ आ जाएगा। तो ये तो नंबर कांस्टेंट हो गए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। अगेन ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। The number of spectral lines emitted by atomic hydrogen that is in the 4th energy level is। तो 4th एनर्जी लेवल से कौन कौन से ट्रांजिशंस हो सकते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए, कौन कौन से ट्रांजिशंस होंगे उनको हम काउंट करेंगे और उससे अलग अलग वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ सकती हैं उनका टोटल नंबर हमें पता चलेगा। तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो दो एनर्जी लेवल्स N2 और N1 आपको दे रखे हैं। N2 से N1 तक कितने ट्रांजिशंस हो सकते हैं वो हमें बताना हो तो N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज मैन्युअली भी आप काउंट कर सकेंगे। मैन्युअली कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर 4th एनर्जी लेवल में हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो कौन कौन से ट्रांजिशंस कर पाएगा उसके लिए 4th एनर्जी लेवल में बना रहा हूँ, उसके नीचे 3rd एनर्जी लेवल है, देन देयर इज द 2nd एनर्जी लेवल एंड 1st एनर्जी लेवल। तो ट्रांजिशन पहले 4 से होंगे तो 4 से 3 भी हो सकता है, 4 से 2 भी हो सकता है और सीधा 4 से 1 भी हो सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स 3rd लेवल में आए थे वो 3 से 2 भी जा सकते हैं और सीधा 3 से 1 भी जा सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स 2nd लेवल पर आए हैं वो फर्दर 2 से 1 भी जाएंगे। तो ये यहाँ पे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं दे कैन बी एमिटेड। फॉर्मूला अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पर हायर लेवल 4 से लोअर लेवल 1 के बीच में मैक्सिमम कितने ट्रांजिशंस हो सकते हैं वो हमें काउंट करना है। तो N2 की जगह 4 डालेंगे और N1 की जगह 1 डालेंगे। अगेन ब्रैकेट में 4 माइनस 1 और साथ में एक प्लस 1 का फैक्टर आ जाता है दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय। तो यहाँ से 4 माइनस 1 की टर्म 3 हो गई है, 4 माइनस 1 प्लस 1 की टर्म 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 12/2 विच इज अगेन 6। तो फॉर्मूला से भी हमने 6 सॉल्व करा है, मैन्युअली भी काउंट कर लिया है। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस N2 हैज 3 times the decay constant as compared to the decay constant of another radioactive nucleus N1। तो दो सब्सटेंसेज हैं N1 N2 से उनको डिनोट कर जा रहा है और स्पीशीज N2 का जो डिके कांस्टेंट है वो 1 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो डिके कांस्टेंट के लिए मैं सिंबल लैम्डा यूज करूंगा। तो N2 सब्सटेंस के लिए डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 जो है दैट इज 3 times डिके कांस्टेंट फॉर मटेरियल 1 इफ द इनिशियल नंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियाई आर द सेम। तो दोनों के लिए ही जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है N0, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। तो 1 और 2 के लिए N0 की वैल्यूज बराबर है। तो आगे क्वेश्चन में सिंपली N0 दोनों ही स्पीशीज के लिए मैं यूज करने वाला हूं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई of N2 to the number of nuclei of N1 after 1/2 life of N। तो ये लंबी स्टेटमेंट दी हुई है, यहां पर हमें रेशियो निकालना है। कौन सी दो टर्म्स का रेशियो निकालना है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ N2, 2 के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उनका रेशियो निकालना है टू दैट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ N1। 1 के न्यूक्लियाई के साथ जो उसका रेशियो आएगा वो हम बताएंगे, और किस सिचुएशन में बताना है? आफ्टर 1/2 लाइफ ऑफ N1। तो N1 की हाफ लाइफ जो है उसके लिए सिंबल में T12, 1 लिख देता हूं। तो ये वो टाइम इंस्टेंट है जब हमें दोनों के ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जो रेडियोएक्टिव डिके की इक्वेशंस हैं वो हम यूज कर सकते हैं। 2-3 तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो सीधा रेशियो ले लेते हैं N/N0, दैट इज इक्वल टू e⁻⁻ λT।
तो किसी भी स्पीशीज के लिए ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर एन नॉट हैं तो टाइम टी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन हो जाएंगे, और यहाँ पर लैम्डा की जो टर्म होगी वो स्पीशीज के लिए डिके कांस्टेंट होता है। और अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ln n अपॉन एन नॉट आ जाता है, और राइट हैंड साइड जो है वो e की टर्म हट जाएगी, हमारे पास बचेगा माइनस लैम्डा टी। और नेचुरल लॉग की जगह बेस 10 अगर हमें यूज करना है तो 2.303 लॉग टू द बेस 10 हम यूज करेंगे n अपॉन एन नॉट, और राइट हैंड साइड विल रिमेन द सेम माइनस लैम्डा टी। तो अब हमें n2 और n1 की वैल्यूज निकालनी है। तो ये जो डिके की इक्वेशन है ये दोनों स्पीशीज के लिए हम अप्लाई करेंगे एट द सेम टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम हमें दे रखा है। हाफ लाइफ के फॉर्म में टाइम दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ का जो रिजल्ट है वो भी देख लेते हैं। टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर द स्पीशीज। तो ये एक रिजल्ट और हमें यूज करनी है। तो यहाँ पर रेशो की फॉर्म में दो इक्वेशंस जो हमें बनानी है उसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर लैम्डा को कंपेयर करना है तो ई की पावर्स में कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से दोनों इक्वेशंस में बनाऊंगा। मटेरियल N2 जो था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा ln N2 अपॉन एन नॉट, उसके फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन ओरिजिनल पार्टिकल्स। राइट हैंड साइड में लैम्डा 2 की टर्म आएगी, और हमें एक पर्टिकुलर टाइम इस क्वेश्चन में यूज करना है। वो पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है? वो पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है पहली स्पीशीज का हाफ लाइफ। तो टी की वैल्यू हमें दोनों ही स्पीशीज के लिए कैसे लगानी है? पहली जो टर्म है उसकी हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो फर्स्ट स्पीशीज के लिए लैम्डा 1 जो है ये मैं यूज करूंगा। तो स्पीशीज 1 की हाफ लाइफ का जो टाइम है वही दोनों स्पीशीज के लिए टाइम की वैल्यू मुझे यूज करनी है। तो यहाँ पर टाइम की जगह यहाँ पर ln2 मैंने मिस कर दिया था, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 मुझे डालना है। और इक्वेशन पहली जो n1 स्पीशीज है उसके लिए जब हम बनाएंगे तो उसके फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n1 हो जाएंगे, ओरिजिनल n0 थे। राइट हैंड साइड माइनस के साइन के साथ उसका डिके कांस्टेंट आएगा लैम्डा 1, और ये जो टाइम की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू फिर से ln2 बाय लैम्डा 1 हमें डालनी है। बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी पे दोनों स्पीशीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशो हमें निकालना है। n2 बाय n1 यहाँ से हमें सॉल्व करनी होगी। तो इसके बाद यहाँ पर जो है दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ln n2 बाय n0 माइनस ln n1 बाय n0 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड की जो टर्म है उसमें माइनस लैम्डा 2 ln2 बाय लैम्डा 1 है, और फिर माइनस के साइन के बाद दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी माइनस की फॉर्म में माइनस L1 ln2 बाय लैम्डा 1। इसमें आप देखेंगे ये जो दूसरी टर्म है राइट हैंड साइड की, इसमें लैम्डा 1 ऊपर नीचे क्रॉस आउट हो रहा है, और जो पहली टर्म थी उसमें भी लैम्डा 2 और 1 का रिलेशन हमें दे रखा है। क्वेश्चन के शुरू में ही दे दिया था लैम्डा 2 इज 3 टाइम्स लैम्डा 1, जिसका मतलब है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 को आप 3 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की जगह मैंने 3 डाल दिया। राइट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ माइनस 3 टाइम्स ln2 और 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस ln2 की टर्म दे रखी है, जिसमें से ln2 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 3 प्लस 1 की टर्म आएगी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई माइनस 2 टाइम्स ln। लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर लॉग की टर्म्स, दो लॉग की टर्म्स बेस सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो अंदर की टर्म्स को हम अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देते हैं। जैसे ln a माइनस ln b अगर आपको दिया हुआ है तो ln a डिवाइडेड बाय b उसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ln की टर्म के अंदर ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो n2 बाय n0 को हमें डिवाइड करना होगा n1 बाय n0 से। तो यहाँ से ब्रैकेट के अंदर की टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, n0 की टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा n2 डिवाइडेड बाय n1। राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 ln2 दे रखा था, तो यहाँ पे ये जो टर्म हो जाएगी ये हो जाएगी ln2 की पावर माइनस 2। तो ये x टाइम्स ln y जो है वो ln y टू द पावर x होता है। अगर लॉग के अंदर की टर्म में पावर है तो वो बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो टर्म हो गई ये हो गई ln2 की पावर माइनस 2 हो जाता है 1/4। तब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ln n2 बाय n1 है, राइट हैंड साइड ln 1/4 है, जिसका मतलब है कंपेयर करेंगे ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को n2 बाय n1 हो जाएगा 1/4 के बराबर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है एंड इट वाज द करेक्ट आंसर।
Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion की statement discuss करते हैं. The binding energy per nucleon is found to be practically independent of the atomic number A. For nuclei with mass numbers between 30 and 170. तो जो particular elements में mass numbers की value 30 से ज़्यादा होती है और 170 से कम होती है, उन सभी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू फिक्स्ड आती है, सेम रहती है, कांस्टेंट हो जाती है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही दी हुई है. आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हैं, जो सबसेक्शन है चैप्टर का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वहाँ पर ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है. तो रीज़न जो है वो उसको देखेंगे. रीज़न न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज. ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दी हुई है. क्लियरली हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है. इसका मतलब है बहुत छोटे डिस्टेंसेस पे ही ये एक्ट करती है. इनफैक्ट न्यूक्लियॉन्स की हम बात करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स की तरह डिस्कस किया जाता है, तो एडजेसेंट न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये एक्ट करेगी. उससे फर्दर डिस्टेंसेस पे न्यूक्लियॉन्स में आपस में वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है. तो चाहे कितना भी मास नंबर बढ़ जाए, मास नंबर बढ़ रहा है 30 से 170 के बीच में, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ने की वजह से जो इंटरेक्टिव फोर्स है पर न्यूक्लियॉन वो नहीं बढ़ पा रही है. क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन को कुछ नंबर ऑफ फर्दर न्यूक्लियॉन्स ही सराउंड कर सकते हैं. तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन को अगर कुछ 5 और 6 या कोई भी नंबर है, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ने सराउंड कर लिया है, तो फर्दर जो न्यूक्लियॉन्स आते जा रहे हैं उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. तो जो फर्दर न्यूक्लियॉन्स ऐड हो रहे हैं उसका उस मेन न्यूक्लियॉन जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर एडिशनल न्यूक्लियॉन्स के आने से न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो यहाँ पर एजर्शन की स्टेटमेंट सही दी हुई थी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होती है ज़्यादा. पर वो क्यों होता है? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज. तो एजर्शन करेक्ट है, ट्रू है. आर की जो स्टेटमेंट है रीजन वो फॉल्स है. यहां से हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस. तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखेंगे कि न्यूट्रॉन के डिके को डिस्कस किया गया है. तो बीटा माइनस डिके जो है उसका डिस्कशन आप इससे कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर जब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक होता है तो दैट इज नोन एज बीटा माइनस डिके. और उस केस में एक प्रोटॉन एमिट होगा, एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ई माइनस, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होता है. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट वाज द करेक्ट आंसर.